पीएम की बजट वैक्सीन। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। देश को इंतजार है पीएम मोदी की बजट वैक्सीन का। कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन संसद में देश का बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी के बीच पेश हो रहे इस बजट में सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजी रोटी को भारी नुकसान पहुंचाया। कैसे होगी इस नुकसान की भरपाई? अलग अलग सेक्टरों को, नौकरी पेशा लोगों को, किसानों को, कामगारों को कैसे मिलेगी राहत? क्या आज का बजट सारी मुश्किलों का हल खोज लेगा? क्या यह बजट अर्थव्यवस्था के लिए वैक्सीन साबित होगा? आज के बजट पर तमाम विशेषज्ञों के साथ महा कवरेज शुरू करते हैं हम बजट वैक्सीन की। जी हां, बजट कुछ ही देर में पेश होने वाला है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी रवि सिंह और हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से भी नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी हमारे साथ हैं। संबित जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं कांग्रेस से। राजपूत जी, आपका भी स्वागत है। कृषि विशेषज्ञ अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। डीएन पांडे जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री। और नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे हमें कि अभी स्थिति क्या है, कहाँ गाड़ी पहुंची है और कब ये क्या क्या वहां पर हो रहा है ग्राउंड पर। लेकिन संबित, सबसे पहले आपके पास, और माफ कीजिएगा, हमारे साथ अश्विनी तनेजा जी भी हैं, टैक्स एक्सपर्ट, जो लगातार हमारे साथ बने रहेंगे बजट के दौरान। संबित, लेकिन पहले आपके पास ये बताइए, आप इस बजट भाषण खत्म होने के बाद अगर नंबर देने होंगे वित्त मंत्री को, तो 10 में से 10 किस बात पर देंगे? कोई एक बात जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं रूलिंग पार्टी में रहते हुए? देखिए किशोर जी, अभी तो नंबर देने की बात नहीं है, क्योंकि बजट भाषण ना मैंने सुना है ना आपने सुना है। और इसलिए मैं आपकी उम्मीद पूछ रहा हूं। मैं एक रूलिंग पार्टी के सदस्य की उम्मीद पूछ रहा हूं। देखिए, अगर मेरी उम्मीद आप व्यक्तिगत रूप से पूछे तो मुझे लगता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा स्पेंडिंग रहेगी, तो मैं इस बजट को एक बहुत ही अच्छा बजट मानूंगा। वैसे मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए मेरा काम बजट को आकलन करना नहीं है। मगर बहरहाल जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा है, और इकोनॉमिक सर्वे का जो रिकमेंडेशन रहा है वो एक तरह से एक बड़ा रिकमेंडेशन माना जाता है। इकोनॉमिक सर्वे ने 2 बातें कही है। देखिए, जो रेवेन्यू में स्पेंड करना है और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना है। इकोनॉमिक सर्वे ने एक बड़ा उदाहरण दिया है कि अगर 1 रुपया आप रेवेन्यू में स्पेंड करते हैं तो उसमें जो आप वापसी पाते हैं, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, वो 0.98 होता है। और अगर वही 1 रुपया आप इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करते हैं तो तत्कालीन 2.5 वो रिटर्निंग इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर होता है। और आगे चलकर जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो 4.5 वो रिटर्निंग इफेक्ट होता है। कोरोना के बाद रिकवरी के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सबसे आवश्यक विषय वस्तु कोई है तो वो है कि किस प्रकार हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे सके, किस प्रकार हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके, किस प्रकार हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर सकें। इसलिए व्यक्तिगत रूप से आप पूछे तो मुझे लगता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगा तो मैं इसे एक अच्छा बजट मानूंगा। यानी लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो वो बेहतर बजट होगा। पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, जो संबित जी कह रहे हैं रेवेन्यू वाला खर्चा और इंफ्रास्ट्रक्चर वाला खर्चा, उसका मुख्य तौर पर मतलब यही समझा जाए? इससे एग्री करता हूं किशोर जी। एक्चुअली इस बजट को, जैसा कि निर्मला जी ने कहा है कि ये कई वर्षों के बाद इतना अच्छा बजट पेश करने का मौका मिल रहा है। डिफिकल्ट बजट है, चैलेंजिंग टाइम्स पे है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अर्थव्यवस्था के जो मैक्रो फंडामेंटल से आज भी स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। और संबित जी ने सही कहा है कि हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कई सेक्टर्स पे होगा, इस पर शायद निर्मला जी का जोर होगा। और शायद मेरी एक और भी शायद उम्मीद है कि अर्बन प्राइवेट कंजम्पशंस को भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्टिमुलस अभी दिया है पिछले 4-5 मिनी बजट्स में, 17-18 लाख करोड़ के आसपास। अगर टोटल देखा जाए तो 30 लाख करोड़ के आसपास। बट अर्बन जो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है उस पर अभी उतना फोकस नहीं है, और वो इंडिया का 70% कंजम्पशन को ड्राइव करता है। हो सकता है कि जीएसटी रेट्स में कुछ बदलाव किए जाएंगे जो बजट के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन शायद बाद में इस पर कुछ काम होगा। और नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं, क्या आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा ध्यान दे दिया गया, अब शहरी क्षेत्र को ध्यान देने की जरूरत है? क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। अगर जो 4 मिनी बजट, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, 4 मिनी बजट निर्मला जी ने पेश किया इस दौरान, कोरोना काल के दौरान, लेकिन अर्बन कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। और अगर आप देखेंगे टोटल प्राइवेट कंजम्पशन का
लगभग 2/3 हिस्सा अर्बन कंजम्पशन है, और जब तक वो ड्राइव नहीं होगा, जीडीपी पर फोकस नहीं होगा, और कई तरह की सेवा मैं इस पे देवेंद्र शर्मा जी की राय जानना चाहूंगा। देवेंद्र शर्मा जी, आप पांडे जी से सहमत हैं कि शहरी अर्बन कंजम्पशन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है? देखिए, ये सब इकोनॉमिस्ट देश के मानते हैं, अधिकतर इकोनॉमिस्ट जो हैं, कि इस समय रूरल डिमांड को जनरेट करना पड़ेगा, और रूरल डिमांड ही जो है वो एक्चुअली ग्रोथ को बूस्ट करेगी। और मुझे लगता है कि ये जो नॉर्मल ट्रेंड हम करते आए हैं आज तक, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, रेवेन्यू में इन्वेस्ट किया, ये तो हमें इन्वेस्ट करना है, ये तो सब ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर निकल कर आया है 2 क्वार्टर में, फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, Q1 Q2 में आपने देखा है कि एग्रीकल्चर वॉज द ओनली ब्राइट स्पॉट। और अब ये समय आ गया कि हमें ये सबक सीखना है कि जो हमने एग्रीकल्चर को और रूरल डेवलपमेंट को इतने दशकों से इग्नोर किया है, अब उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये रेडिकल रिफॉर्म जो होने चाहिए, वो एक जो फोकस है वो शिफ्ट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी है शिफ्ट होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल पे जो फोकस आना चाहिए। आपने पांडे जी कह रहे हैं अर्बन कंजम्पशन पे ज्यादा जोर देना चाहिए, आप कह रहे हैं रूरल डिमांड पे ज्यादा जोर देना चाहिए। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने देख लिया, जब भी हमने सप्लाई साइड पे जितना भी कंसेशन दिए हैं, उससे डिमांड नहीं बढ़ी, उससे ग्रोथ नहीं बढ़ी। लेकिन जब जैसे प्रधानमंत्री हर बार कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब हम रूरल सेक्टर के ऊपर अधिक फोकस करते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं। जब उनकी कैपेसिटी बढ़ती है तो रूरल डिमांड जनरेट होती है। जब रूरल डिमांड, इतनी मैसिव डिमांड जब जनरेट होगी, तो वो ग्रोथ के लिए बूस्टर डोज नहीं होगा, वो रॉकेट डोज बन जाता है। तो आई थिंक वो हमें जो चेंज करना है, जो चैलेंज है आज, वो ये है कि हम उस सेक्टर को कैसे बूस्ट करें, जो आज हमने देखा है कि Q1 Q2 इस पॉइंट की डिबेट पे, जी, इस अर्बन और रूरल वाले पॉइंट, कंजम्पशन और डिमांड की डिबेट पे संबित आप कहां हैं? देखिए, मुझे तो लगता है हर सेक्टर को महत्वपूर्ण और सुदृढ़ करना आवश्यक है। हर सेक्टर का अपना महत्व होता है। बेसिकली दोनों को जो मैंने सुना, दोनों ही आदरणीय है और दोनों का कहना उचित है। अगर इसको एक समराइज किया जाए तो दोनों ने कहा कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन है उसे ठीक करने की आवश्यकता है, और जो डिमांड है उसको बूस्ट करने की आवश्यकता है। ये अगर हम सप्लाई और डिमांड दोनों को सही तरीके से लेके आगे जा सकेंगे तो जो वी शेप्ड रिकवरी की बात हो रही है वो उचित तरीके से हो पाएगा। दूसरी बात है, आप याद रखिए, जब डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई उसे मीट नहीं करती है, तो जो आपदा हमें फेस करना पड़ता है उसका नाम है इन्फ्लेशन, अर्थात महंगाई। और इसको रोकने के लिए रिफॉर्म्स आवश्यक होते हैं, अर्थात सप्लाई मीट्स द डिमांड। जितनी डिमांड है सप्लाई उतने में ही आए, उतना सप्लाई हम मीट कर सके, इसलिए मध्य में रिफॉर्म होता है। उचित रिफॉर्म के माध्यम से, चाहे किसान बिल हो चाहे अन्य रिफॉर्म हो, इन रिफॉर्म्स के माध्यम से हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि सप्लाई और डिमांड में किसी प्रकार का हिच न रहे। राजपूत जी, इसमें तो सरकार के साथ हैं आप? देखिए, आज बात कुछ सही बातें कही हैं, और संबित ने आज माना है कि राहुल गांधी जी जो कह रहे थे, किशोर भाई, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आप किसान की जेब में और मजदूर की जेब में जब तक आप कैश नहीं डालेंगे तब तक डिमांड नहीं जनरेट होगी। इस बात से मेरे ख्याल से देवेंद्र शर्मा जी भी सहमत होंगे, पांडे साहब भी सहमत होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और हमारी जो डेवलपमेंट है और जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें सामान बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको खरीदा उनके साथ में है। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर बजट के पिटारे की निर्मला सीतारमण के हाथ में, और तमाम टीम के सदस्य इस वक्त उनके साथ मौजूद है। अनुराग ठाकुर और वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद है। ये तमाम वो टीम है जिन्होंने बजट को तैयार किया है, और निर्मला सीतारमण बजट के पिटारे के साथ, आपको याद होगा ब्रीफकेस से जो ये बही खाते की तरफ बढ़ी है, इसी में वो पूरा बजट है जिसमें तमाम लोगों की अपेक्षाएं हैं, तमाम लोगों की उम्मीदें हैं। देखना होगा कि बजट से कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। यहाँ से वो निकलेंगी राष्ट्रपति भवन के लिए, और देख सकते हैं आत्मविश्वास, क्या वो आत्मविश्वास 11 बजे जब बजट पेश होगा तमाम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी कि नहीं। देख सकते हैं बही खाता को दिखा रही हैं, उसमें तमाम वो जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओके, तो ये बजट देखना होगा कि आज कितनी उम्मीदें किशोर पूरी होती हैं। तमाम टीम के सदस्य इस बार डिजिटल है, स्पीच भी डिजिटल है। संबित जी,
चूंकि आपने डिजिटल शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इसमें एक अच्छी बात बता दूं कि जहां तक डिजिटल जो हमारा यूपीआई माध्यम से जो फंड जनरेट हुआ है, जो पेमेंट्स हुए हैं, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। 4 ट्रिलियन रुपीस ये यूपीआई का जो है ये आवागमन रहा है दिसंबर के महीने में। ये अपने आप में दिखाता है कि डिजिटल माध्यम अब रिकवरी मोड पे है और ये वी शेप ग्रोथ की ओर पॉइंट करता है। यहाँ इस बार स्पीच भी ऐप पर रहेगी, डिजिटल फॉर्म में रहेगी। राजपूत जी, आपकी बात बीच पे काटनी पड़ी क्योंकि निर्मला जी आ गई थी, तो वो तस्वीरें अभी जारी हैं। आप कह रहे थे कि सब लोग जो कह रहे हैं वो राहुल गांधी बहुत पहले कह चुके। बिल्कुल नहीं, मैं साथ में ये भी, खाली मैं राहुल जी की बात नहीं कर रहा हूं, राहुल गांधी जी ने तो कहा ही था। मैं कह रहा हूं कि आज संबित और भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है किशोर भाई कि जब तक आप लोगों की जेब में कैश फ्लो नहीं करेंगे, तब तक जो हमारा सामान जो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों ने बना रखा है, जो कंपनी वालों ने बना रखा है, वो कंजम्पशन में नहीं आएगा। तो इसलिए रूरल इकोनॉमी में एक बूस्टर डोज की बहुत आवश्यकता है, मजदूरों को एक बहुत बड़ी बूस्टर डोज की आवश्यकता है। जब तक उनकी जेब में कैश नहीं जाएगा तो वो सामान खरीदेंगे कहां से? तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसा लगाइए, वो अपनी जगह पर है, लेकिन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जब आप पैसा लगाएंगे, मनरेगा जैसी स्कीमों को आप और अच्छा बनाएंगे, या दूसरी एक और आप स्कीम ले आइए, आप हमारी को छोड़ दीजिए, हम इस समय राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप जब ये मजदूरों को नहीं, राजनीति में सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है कि इस पे जो मुद्दे की बात है उस पर राजनीति करना नहीं चाहते आप। अरे इसी पे तो राजनीति करनी है, यही तो प्रायोरिटीज हैं। अभी संबित ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों की बात, कृषि सुधार कानून, उस पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मतलब मेरा मतलब राजनीति का तुच्छ राजनीति से था। कंस्ट्रक्टिव राजनीति तो हमेशा होनी चाहिए। मेरा यहाँ पर एक बड़े स्पष्ट एक सुझाव था संबित जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी को कि जब तक आप कृषि कानूनों में, चाहे वो आप इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको आप खत्म नहीं करेंगे, इन काले कृषि कानूनों को आप खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप किसानों की जो उपज की जो लागत है उसको आधा नहीं करेंगे, तब तक आप किसानों की जो क्रय शक्ति है उसको नहीं बढ़ा सकते। आज आप देखिए, आपने यूरिया क्या सारा खत्म कर दिया। नहीं, मैं इस पे जवाब ले लूं संबित जी। संबित, आप कह रहे हैं वो सुधार है, वो कह रहे हैं काला कानून है। यहाँ रिफॉर्म्स, देखिए सुधार को इंग्लिश में रिफॉर्म भी कहते हैं, और रिफॉर्म के साथ अंग्रेजी का एक दूसरा शब्द हमेशा जुड़ा रहता है, और उस शब्द का जो बनावट है वो है बोल्ड। रिफॉर्म्स हमेशा बोल्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप रिफॉर्म करते हैं तो एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा होता है जो चाहता नहीं है कि वो रिफॉर्म हो और स्टेटस क्वो ही मेंटेन रहे। आप इसी केस में देख लीजिए, हम वर्षों से, चाहे मैं हूं चाहे कांग्रेस पार्टी के कोई भी प्रवक्ता हो, मिडिलमैन हटाओ, बिचौलिए हटाओ, बिचौलिए हटाओ, ये एक बहुत बड़ा विषय बना था। हर डिबेट में हमसे पूछा जाता था, किसान की जो आमदनी है वो बिचौलिए ले लेते हैं, कौन सी सरकार ऐसी आएगी जो बिचौलियों को हटाएगी? जब आज बिचौलियों को हटाने की बात हुई है तो आप देखिए किस प्रकार का एक रेजिस्टेंस हो रहा है। रिफॉर्म कभी भी आसान नहीं होते हैं, चाहे 91 के रिफॉर्म हो चाहे अभी के रिफॉर्म हो। रिफॉर्म हमेशा रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, और इसीलिए बोल्डली खड़ा रहना और देश को एक आगे की राह पे ले जाना, फ्यूचर लुकिंग राह पे ले जाना, ये आवश्यक होता है। देखिए, जहां तक किसानों का विषय है, हम बहुत उनको सम्मान करते हैं, सरकार अभी भी उनसे बातचीत करने को तैयार है, किसान भी तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे प्रावधान जो किसानों ने कहा है उसे माना भी गया है, मगर मुझे लगता है हिंसा से कुछ नहीं हो सकता है। हिंसा को त्याग करके रिफॉर्म को अपनाना चाहिए। देवेंद्र शर्मा जी, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, सर जो है उसमें बहुत आज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बहुत इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये जो है, ये जो छोटे और मजले जो हमारे मिडलमैन हैं उनको हटाकर जब हम बड़ा मिडलमैन ले आते हैं तो उससे प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होता है। ये हमने दुनिया में देखा है कि चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, जब से बड़े मिडलमैन आ गए हैं। नहीं, पर देखिए संबित एक बात कह रहे हैं कि कुछ तो बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा ना। जी, मैं उसी बोल्ड पे आ रहा था। देखिए बोल्ड क्या होता है, अभी एक स्टडी आई है पंजाब में कि अगर पंजाब के किसानों को अगर स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से जो उसकी रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से एमएसपी मिला होता तो किसानों को 14,296 करोड़ का फायदा होना था।
ये 14,296 करोड़ प्राइवेट सेक्टर नहीं दे सकता है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि बोल्ड रिफॉर्म यहाँ चाहिए हमें वो जो कॉस्ट प्लस 50% जो स्वामीनाथन जी ने कहा था वो एमएसपी में हम इंक्लूड करते हैं। तो आप देखिए अगर पंजाब में 14,296 करोड़ का उसमें इजाफा होता है किसानों की इनकम में, तो आप देखिए बिहार की बाकी जो प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के या बाकी प्रदेश जो हैं देश के, उनमें कितना जबरदस्त उछाल आना था इनकम में। और जब वो उछाल आएगा तो आप देखिए डिमांड कितनी जनरेट होगी, और जब डिमांड जनरेट होगी तो आप देखिए हमारा जो व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट है वो किस तरह दौड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सोच जो है इसी को लेकर जो है देश में कई महीनों से बहस चल रही है, जब से ये कानून आए हैं और ये आंदोलन हुआ है और सरकार ने बातचीत भी की है। ऑब्वियसली मतभेद है, लेकिन संबित इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा इस बजट में? तो खैर अलग दिशा जाए, मतलब बजट में तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बिंदु है जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। देखिए किशोर जी, मैं कहूंगा जहां तक आज के बजट का दिन का सवाल है, ये हर सेक्टर को सर्वस्पर्शी बजट रहने वाला है। इसलिए एक ही सेक्टर पे चलिए हम इस पर ये पॉलिटिकल विषय भी बनता है, इसलिए हम एक सेक्टर को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, होना भी चाहिए। 16% ऑफ जो भारत का जीडीपी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। मगर मैंने जैसे कहा, कभी भी हिंसा को अपनाना नहीं है, और बातचीत के टेबल पे डायलॉग के माध्यम से बड़े प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होते हैं। देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय को सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बनाया है। कल प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा है कि हमारे टेलीफोन लाइन हमेशा के लिए खुले हुए हैं, आप फ़ोन करिए एंड वॉक इन करिए, हम बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है बातचीत करनी चाहिए, कभी हिंसा को नहीं अपनाना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है, देखिए कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं किसानों के बिल्कुल जायज़ और उचित हो, उन पॉइंट्स पर सरकार अमेंड और संशोधन करने के लिए तैयार है। जैसे कहा गया कि आप बिजली वाला विषय हो, चाहे एनजीटी वाला विषय हो, आपके पॉल्यूशन को लेकर, इन विषयों पे सरकार ने लगभग 50% जो मांगे थी किसानों की, उनकी मानी है। मगर मुझे लगता है हमें एक ऑलराउंड बजट, और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो रिकवरी मोड पे आज भारत की इकोनॉमी है, और आईएमएफ ने जो प्रेडिक्शन परसों दिया है कि 11.5% के हिसाब से भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी और भारत अब पुनः 5वें सबसे बड़े फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री के रूप में स्थापित रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं जो आज के दिन हमें याद रखना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए अब एक पॉइंट जो अर्बन मिडिल क्लास खास तौर पे वो काफ़ी उम्मीद रखता है आज के दिन से, वो रहता है टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर और टैक्स की बातों को लेकर। संबित जी, इस पर पिछले कुछ बरसों में उतनी जितनी उम्मीदें थी उस पर खरा नहीं उतर पाया बजट। क्या इस बार, जब ये बार ये संकेत आ रहे हैं, एक दो बार कई लोगों ने कहा भी कि नहीं इस बार देखिएगा, एक जगह तो इकोनॉमिक एडवाइजर ने यह भी कहा कि ये ऋषभ पंत भी होंगे, पुजारा भी होंगे और सब होंगे सब बजट में, वो उम्मीद की जाए? देखिए किशोर जी, आदरणीय अरुण जेटली जी आज नहीं है हमारे बीच में, मगर उनकी बहुत याद आती है। और जब एक बजट होता था, बजट के बाद वो प्रवक्ताओं से और बाकी नेताओं से मिलते थे तो अक्सर टैक्स को लेकर एक बात कहते थे। वो कहते थे भारत में जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी क्लास और वर्ग के क्यों ना हो, वो दो चीज़ों के एक्सपर्ट जरूर होते हैं, वो क्रिकेट के एक्सपर्ट जरूर होते हैं और वो टैक्स के एक्सपर्ट जरूर होते हैं। ऐसा क्यों मारा सुनील गावस्कर ने, इस प्रकार से क्यों खेला धोनी ने, उसको ऐसा कट करना था, ये हर कोई बोलता है। और ठीक उसी प्रकार बजट से पहले हर कोई टैक्स एक्सपर्ट बनता है। मगर मुझे लगता है टैक्सेशन में बदलाव होंगे नहीं होंगे ये बजट में ही आ पाएगा। मैं इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, मगर इकोनॉमिक सर्वे ने एक बड़ी बात कही है। इकोनॉमिक सर्वे ने इतना ही कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात आज सरकार को स्पेंडिंग करने का है। सरकार किस प्रकार खर्च करे ताकि ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में डिमांड को बढ़ाए, ताकि ये सप्लाई चेन को ठीक करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करे, इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे। तो मुझे लगता है आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है सरकार कितना स्पेंड करेगी, रियायत क्या देती है क्या नहीं देती है, ये मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। जी हाँ संबित जी, एक चीज के और एक्सपर्ट होते हैं सभी लोग, वो होते हैं कि न्यूज में क्या आना चाहिए। अब तीन चीजें हो गई हैं, एक क्रिकेट, टैक्स और न्यूज मीडिया, उस पर भी सब लोग एक्सपर्ट हैं कि ये सवाल संबित जी से ये सवाल पूछना था, राजपूत जी से ये पूछना था, संबित जी ने ये जवाब देना था, उन्होंने ये कहना था, ऐसे होना था, ऐसा वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अश्विनी तनेजा जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, संबित जी ने और जो ये बात कही कि भाई ये खर्च करने का, ये साल खर्च करने का है, तो खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, तो मतलब ये है कि पैसा चाहिए मतलब टैक्स तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
देखिए, मैं भी सोच रहा था कि शायद कुछ रिलीफ की उम्मीद करें, लेकिन अब संबित जी की बात सुन के बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है। नहीं कि रिलीफ की बात तो सोच नहीं, वो बजट स्पीच नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं उस फिर पर भी मुझे आभास हो गया है कि क्या होने वाला है। तो रिलीफ तो छोड़ दीजिए, ये रिलीफ होगा कि कोई कोविड टैक्स के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा एक्स्ट्रा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है, जैसे जो टैक्स रेट स्ट्रक्चर पिछली बार जो लेके आए थे, जो अल्टरनेटिव स्कीम में लेके आए थे, मुझे लगता है वो अल्टरनेटिव स्कीम जो है एक झुंझुना बन के रह गई, उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है कि इतनी सारी डिडक्शन ले लो और ये अट्रैक्टिव रेट दे दो। ऐसा कौन करेगा? तो मुझे लगता है वो जो अट्रैक्टिव स्कीम लेके आए थे उसी को मेन स्ट्रीम में ले आए। अगर ऐसा करते तो ये रिलीफ हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि अल्टीमेटली अब आप कुछ तो रिलीफ देंगे। हालांकि अगर हम फिस्कल डेफिसिट की और सरकार की ज़रूरतों की बात सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो देने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि एक एनकरेजमेंट लगेगा कि हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट रहेगी। वो कहते हैं ना कि भाई अगर जो बात हो रही है कि लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा तो लोग खर्च कैसे करेंगे, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई साइड का जो है वो इकोनॉमी कैसे चलेगी। लेकिन अगर पैसा देना है तो टैक्स कैसे लिया जाएगा? एक बीच का रास्ता ये निकालता हूँ कि जैसे जो पिछली बार जो अल्टरनेटिव स्कीम लेके आए उसमें इन्होंने कहा कि आप डिडक्शंस मत कीजिए। पिछली बार ये इनकम टैक्स में दो तरह का ऑप्शन था कि आप ये वाला टैक्स ले लीजिए या ये वाला टैक्स ले लीजिए। एक तो 5, 10, 20 वाला था जो ओरिजिनल स्कीम है, और एक लाए थे अट्रैक्टिव रेट लेके आए थे जिसमें काफी अच्छे रेट्स लेके आए थे। उसमें कहा कि आप एटीसी की रिडक्शन नहीं लेंगे। मैं कहता हूँ एटीसी की रिडक्शन क्या है? अल्टीमेटली वो सेविंग्स हैं। वो सेविंग्स क्या अल्टीमेटली वो मेन स्ट्रीम में ही आता है। आप कह रहे हैं कि जो पिछली बार ये चॉइस दी थी कि आप ये वाला रेट ले लीजिए, ये वाला रेट ले लीजिए, और जो अच्छा वाला रेट था उसमें कोई डिडक्शन नहीं थी, उनमें कोई डिडक्शन डाल दी जाए। उसमें डिडक्शन डाल दी जाए, उसी को मेन स्ट्रीम में ले आइए आप। मतलब एक ही कर दिया जाए। एक ही कर दिया जाए बस। देखिए उससे अल्टीमेटली नुकसान क्या है कि वो सेविंग्स होंगी, सेविंग्स कहाँ रहेंगी? मेन स्ट्रीम में रहेंगी। चलिए देखते हैं ये बजट स्पीच में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है बजट। ये कवरेज जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।